नमस्कार साथियों, आज आपका स्वागत है अपने चैनल एक एक क्लासेस और प्लेटफॉर्म मिशन मंत्रा पर। आपको जानकारी होगी ही कि लेक्चर 3 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और हमने एक मिशन प्रारंभ किया है। यूपीएसआई 2025 की 14-15 मार्च की जो परीक्षा है उसका जो है बिल्कुल बच चुका है। और इसी क्रम में हम लोगों ने मैथ की सीरीज में मेंसुरेशन टॉपिक उठाया था और उसके 3D पोर्शन को कंप्लीट करने जा रहे थे। घन, घनाव, बेलन और शंकु, मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड कोन, इन सभी के जो है हम फॉर्मूला बना चुके थे, फिगर देख चुके थे और हम लोग नोट भी कर चुके थे। आज हम लोग आपके सामने लिखा है, लेक्चर 3 है, अभ्यास प्रश्न होने वाले हैं घन, घनाव, बेलन और शंकु के। अब हमारे सामने विडंबना ये थी कि आप लोगों को प्रश्न किस माध्यम से दिए जाएं। आपको डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि यहाँ पर कोई एक प्रश्न जो है हमने लगा दिया और सवाल करने लगे। इतना अभी हम नहीं बढ़े हैं आगे, तो विकल्प हर एक चीज़ का मौजूद होता है। तो हमारी जो पुरानी परंपरा है हम उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि ऑफलाइन क्लास हमारी चल रही है और ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन दोनों ही साथ में चलेंगे। तो जो ऑफलाइन पैटर्न है हम उसी को फॉलो करेंगे। आप लोग ये मान के चलिएगा कि ये ऑफलाइन क्लास ही है। हम आपको एक बार सवाल बोलेंगे, अच्छे से एक बार में सवाल लिखिए, फिर हम दोबारा रिपीट करेंगे, 2 बार में अच्छे से सवाल को लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सवाल या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जो है हम कराएं। हम जो है 10, 15, 20 प्रश्न लगवा देंगे, बाकी आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा, आपको सारे अभ्यास मिल ही जाएंगे। खैर, तो पहला प्रश्न जो है आप लोग लिखेंगे, हम बोल रहे हैं, तो सवाल लिखिए। एक घन का विकर्ण छोटा है, हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। एक घन का विकर्ण 12 रूट है, यूनिट है सेंटीमीटर, रूट 12 सेंटीमीटर है। तो घन की भुजा ज्ञात करें। ये है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसको लगा सकते हैं। क्या है? एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात करें। घन की भुजा क्या होगी? हम आपको बता चुके हैं यहाँ मामला किसका है, घन का है, घन की विकर्ण का है। आप पेज ना पलटें और उसके पहले ही बता दें कि घन का विकर्ण क्या होता है, तो मुझे अच्छा लगेगा। फिलहाल इसका सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं कि घन का विकर्ण क्या होता है। तो लिखेंगे हम लोग घन का विकर्ण। आप लोग मेरे साथ बोलिएगा कि आपको ये याद है कि नहीं। तो हमने आपको बताया था कि a² 3a² था। 3a² में से हमने a² का a बाहर आ गया था, तो अंदर क्या बचा था, a बाहर था और √3 ये था। अब घन का विकर्ण सवाल में कितना दे रखा है, √12। √12 के बराबर हो गया आपका a√3। ठीक, ये हो गया है ना। तो इसके बराबर हमने इसको रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, √12 के अपॉन में रूट कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए अब लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको एक ही रूट के अंदर लेता है, तो 12 के अंदर 3 हो गया। 3 चौको
12 और 4 जब बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि ए क्या है यहाँ पर भुजा, सवाल सेंटीमीटर में था तो भुजा निकल के आ गई घन की 2 सेंटीमीटर। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कुछ भी करना है कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल जो है लिखिए, सवाल लिखें। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। मतलब क्या दे रखा है सवाल में, घन की भुजा दे रखी है, घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो आयतन, क्वेश्चन मार्क, आयतन बताना है। कितना सिंपल सवाल है, ए बराबर दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर है, घन का आयतन कितना होता है ए क्यू, तो क्या कर देना है 8 की पावर 3 और ए क्यू का मान आ गया। कितना होता है, कितना होता है, देखो भाई कम से कम आप लोग घन याद कर लीजिए, कहाँ तक घन याद कर लीजिए, कम से कम 20 तक घन याद कीजिए, है ना, तभी कुछ मामला सेट होगा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ है, ठीक। तो कर लिया मल्टीप्लाई कि हमें ही करना है, हमें ही तो नहीं करना है। तो ए क्यू का मतलब निकालना था, मतलब घन की वैल्यू निकालनी थी, तो आप कह सकते हैं ए क्यू का मतलब कितना हो जाएगा आपका 512 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, लिखने में आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप सीधा लिख सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू, तो यहाँ पर रखा मान आपने 8 की घात 3 और 8 की घात 3 मतलब 512 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिख लो। अब कहेंगे ए क्यू बराबर 512 हो गया तो ए बराबर 8, तो ऐसे लिख लो, लिखने का तरीका है, कुछ नहीं। अगला सवाल लिखिए, कम से कम 2-3 सवाल हम लोग घन के लगाएंगे। अगला लिखो, दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो घनों का अनुपात कितना है 27:1 है। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात, क्वेश्चन मार्क है, ये है। तो सवाल नंबर 3 है, सॉल्व करेंगे। तो घनों का अनुपात, तो मतलब अपने दो घन हैं, एक घन हो गया ए अनुपात बी मान लीजिए, तो A1 क्यूब और A2 क्यूब, तो कितना हो जाएगा, ये घनों का अनुपात दे रखा है। तो यदि घनों का अनुपात इतना है तो आपको किसका निकालना है, भुजा का निकालना है। किसका दे रखा है, आयतन का, ठीक। तो जब आयतन ये है तो भुजा का कितना हो जाएगा, करनी चढ़ जाएगी 3 की, यानी कि 27, 3 की करनी, और करनी का मतलब जानते हैं आप लोग,
करनी का मतलब जैसे कि मान के चलो, करनी का मतलब होता है जैसे यहाँ पर 3 की करनी चढ़ी है ए पर, इसका मतलब है ए की पावर है 1/3 घात, 1/3। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर 27 है, अब 27 की पावर कितना हो गया 1/3 घात, इसका पूरे का मामला तो सेट है पहले से ही, इसके ऊपर भी लगा दो चलो 1/3 घात। तो 27 है, 27 को आप कितना लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा 3 की घात 3 1/3 अनुपात 1 पे कितना भी पावर चढ़ा हो उसका मान 1 ही होता है। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला काम करता है कि a की पावर n हो तो इसका मतलब होता है a की पावर m गुणा n, यानी कि 3 का गुणा किससे होगा 1/3 से होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 3:1। उतार लो। अब देखो इतना लंबा चौड़ा किया है, केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन लगाने के लिए सवाल 1 सेकंड का है, ये सब ताम झाम पेपर में नहीं करने हैं, केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि जब पेपर में आएगा घनों का आयतन, घनों का आयतन का जो अनुपात है वो 27:1 है, तो जैसे ही आएगा तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 3:1 आंसर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ए क्यू होता है 3 की करनी चढ़ी है, तो घन निकालेंगे 3 के ऊपर 3 तो कितना जाएगा 27 का कितना होता है 3। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, केवल समझाने के लिए कर रहे हैं। और जिन बच्चों को आता है और वो बोर हो रहे होंगे क्योंकि इतना आसान सा है और इतना पूरा समय ले लिया है, तो और भी वो बच्चे जिनको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं उनका भी तो विशेष ध्यान रखना है। तो आप क्या कीजिए, उसको जो है स्पीड को जो है दुगना कर लीजिए और तेज़ी से निकाल दीजिए, क्योंकि समय बहुत वैल्यू करता है। आपका समय जो है आप ही समझ पाएंगे कितना महत्वपूर्ण होता है, इस बात को ध्यान रखो। सोने से भी महंगा होता है समय। सोना तो खरीदा जा सकता है लेकिन समय नहीं, इसलिए समय की वैल्यू करनी है, सोने की नहीं, है ना। सोना मतलब गोल्ड की वैल्यू नहीं है, गोल्ड तो कभी भी खरीद सकते हैं, समय नहीं खरीद सकते। सोचो हम कहें कि हम 20 साल के हो जाएं, हम 10 साल के हो जाएं, हमारा बचपन आ जाए, ऐसी बातें नहीं, जो है आपको पता है ऐसा नहीं हो सकता ना। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए स्किप कर दिया करो, है ना, निकल जाया करो आगे। लेकिन हम तो सभी को साथ में लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास की विचारधारा से हमें आगे बढ़ना है। चलो अगला सवाल जो है कीजिए। सवाल जो है हम सोच रहे हैं 1 आध घंटे का और करवा दें तो ठीक रहेगा आपके लिए। हाँ चलो ये वाला करके दिखाओ। किसी तार को घन का नहीं है ये, लेकिन चलो ठीक कर लो, एक आधे का अलग से भी हो जाएगा। देखो किसी तार को जब एक वर्ग के भुजा के रूप में मोड़ा जाता है, किसी तार को जब वर्ग की भुजा के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा? तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार
को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। ये हमने क्यों करवाया? आप घनाभ के सवाल है, सीधा आपने सूत्र रखा, आपका आंसर आ गया, तो इससे थोड़ा हटके ये सवाल ना तो घन का है ना घनाभ का है, लेकिन आ गया है तो लगा लीजिए। सबसे पहले आपको इस सवाल में कहा क्या गया है इसको समझना है कि एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, मतलब एक तार है, एक लंबा सा ए बी, ए से बी तक लंबा तार है, ठीक। इस तार को जो है किस में मोड़ा जाता है? एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। तो ये इसी तार को मोड़ रहे हैं, इसी तार को हमने किस में मोड़ दिया? वर्ग के रूप में मोड़ दिया। ए बी सी डी। अब इसी तार को हमने जो है वृत्त के रूप में मोड़ दिया। तार एक ही चल रहा है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। तो अब जो क्षेत्रफल घेरेगा उसका क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है, और इसका क्षेत्रफल जो है 484 दे रखा है। तार ये रहा, ठीक। तो ये वर्गाकार आकृति है, यानी इसने जो घेरा हुआ क्षेत्र है वर्ग के जितना वर्ग होगा उतना ही क्षेत्रफल घेरेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। तो ए स्क्वायर बराबर होगा 484। ये बात समझ में आ रही है? सेंटीमीटर था मीटर था, एक बार देख ले कि सेंटीमीटर था या कि मीटर था। तो सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए से लेके बी तक एक तार है, इसको वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया, फिर उसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। जब वर्ग के रूप में मोड़ा गया तो उसका क्षेत्रफल दे रखा है, जब वृत्त के रूप में मोड़ा गया तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, और ये एरिया दे रखा है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? क्या हम यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं वर्ग की? देखो ए बराबर कितना हो जाएगा, सीधा हम बाइट्स लिख दें, नहीं लिखें, नहीं लिखेंगे, 484। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 22। ये सब लोग समझ रहे होंगे कि 22 कहाँ से आया है? 484 जो है वर्गमूल होता है 22 का। तो 400 ए की वैल्यू आ गई 22 सेंटीमीटर। मतलब कि ये भुजा जो है इतना, ये 22 है, तो ये भी 22 होगा, ये भी 22 होगा, और ये भी 22 होगा, ठीक। तो ये हमने आपको बताया था पहले ही दिन, ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए, डी से ए तक गए। तो ये क्या होता है? ये परिमाप होता है। ये क्या होता है? परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4a, और 4a की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इस पूरे वर्ग के का परिमाप निकाल लें तो यही ए से बी तक की कुल लंबाई हो जाएगी, हाँ या ना? बिल्कुल हो जाएगी। तो वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे हम लोग, वर्ग का परिमाप निकालेंगे, और वर्ग का परिमाप होता कितना है? 4a। तो 4 गुणित 22, 22 चौको 88, यानी कि 88 सेंटीमीटर क्या आ गई? इस तार की लंबाई आ गई 88 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई? हमने क्या किया? पहले एक वर्ग था, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था 484, उससे हमने क्या किया? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसकी भुजा निकाल ली। जब इसे भुजा पता चलती है, इस वर्ग का हमने क्या निकाल लिया? परिमाप। अब इसको हम खोलेंगे, इस वर्ग को खोलेंगे और तार रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? 22, 44, 66, 88। देखो 88 बन रहा है, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो भी देखो 4a होता है 4 गुणा 22 यानी कि 88। यानी कि ए से बी तक का जो तार था उसकी लंबाई कितनी है? 88 सेंटीमीटर। अब इसी तार को हमने क्या किया? मोड़ दिया, इस तरीके से मोड़ दिया। तो अब ये बताओ, ये जो तार है जिससे वर्ग बना है, उसी तार से क्या बन रहा है? उसी से क्या बन रहा है? ये वृत्त बन रहा है। तो तार तो वही है, लंबाई तो वही है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि जो वर्ग का परिमाप होगा वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा? यस या नो? वर्ग का जो परिमाप होगा वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा? यस, बिल्कुल होगा। वृत्त की परिधि का मतलब यहां से यात्रा प्रारंभ की,
परिधि बोल देते हैं, मतलब परिमाप ही है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसे, पैरामीटर। इसको अगर वृत्त में बात करेंगे तो सरकमफ्रेंस बन जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट किया, घूम के यहीं आ गए तो वही तार है, यानी कि 88 है। और तुम्हें पता है कि वर्ग का वृत्त जो है, वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr होता है। 2πr का मान कितना है, 88। तो 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा r बराबर 88। तो काटेंगे, काट लो पीट लो, 22 चौको 88, 2 दूनी 4, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो ये आ गई वृत्त की त्रिज्या। लेकिन यहां पे मामला खत्म नहीं हुआ है, मामला लंबा है। क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ये तो वृत्त का परिमाप हो गया, कितना होता है, πr²। तो बस 22/7 गुणा r² मतलब 14 गुणा 14, इसको काट देना, 7 दूनी 14, 22 दूनी होता है 44, और 44 को गुणा कर देना 14 से, आंसर आ जाएगा 14 चौको 56, 56 की 6, 5 हासिल, 14 चौको 56, 56 और 5 61, तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 आपका आंसर आ जाएगा। ये था सवाल। सवाल क्या था, हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। एक जो है तार है, उस तार को पहले वर्गाकार फॉर्म में है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 484। फिर उसी तार से जो है एक वृत्त बनाया जाता है, और वृत्त से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उस वर्ग का जो क्षेत्रफल दे रखा था उससे हमने वर्ग की भुजा निकाली, वर्ग की भुजा से वर्ग का परिमाप निकाला। अब चूंकि वही तार है जिससे वो वृत्त बना है, तो हमें पता चल गया कि जो वृत्त जो है उसकी जो परिधि होगी, वो परिधि क्या होगी, वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। तो हमने क्या किया, हमने तुरंत जो है, हमें पता है कि वृत्त का जो परिधि होती है वो होती है 2πr। तो 2πr का मान रखा 88 के बराबर। यहाँ से हमने त्रिज्या निकाली, और जब त्रिज्या निकल आई तो वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल आएगा, πr² 616। अब जिसको इस सूत्र याद नहीं है कि वृत्त का परिधि क्या होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर ये नहीं पता है तो आप इनको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग और पढ़ेंगे और चीजें बताएंगे। हो गया होगा। ये कौन से नंबर का सवाल था, चौथा था, चौथा ही होगा। चलिए रफ कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपका समय जो है, हम घूम फिर के, हमारी एक खास आदत है कि समय जो है बर्बाद नहीं होना चाहिए। समय उतना ही है और काम बहुत सारे करने। आप लोग पढ़ने आते हैं, आप चैनल पर पढ़ रहे हैं, तो आप अपना रिव्यू, पढ़ाई का जो रिव्यू है वो जरूर दे के जाया करो कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आता है कि नहीं आता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमें कितना काम और करना है। हाँ, इस बात का रिव्यू मत देना कि किस पे पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, ये नहीं। हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, जितना दिखाई दे रहा है हमें पता है कि इतना ही दिखाई देता है, तो इसका हमें रिव्यू नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल पढ़ाई का रिव्यू चाहिए, है ना। तो पढ़ते रहो, बस मुस्कुराते रहो, और क्या है। अगला सवाल लिखिए। एक दीवार जिसकी माप 8 मीटर 6 मीटर, कॉमा करके लिखना, 8 मीटर 6 मीटर और 22.5 मीटर, 22.5, 8, 6 और 22.5, ये सब मीटर में है, मीटर है, कॉमा लगाओ। को
बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट की माप, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखो तो वही एक दीवार है, दीवार को बनाने के लिए हमें क्या करना है, कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी ये निकालना है। आपको हम एक फॉर्मूला बताए दे रहे हैं, आप सीधा सीधा लिख लो। ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर होता है, ईंटों की संख्या हो सकता है, इसमें टाल्स हो सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ ईंट आ गया है तो हमने ईंट लिख दिया है। ईंटों की संख्या बराबर होता है, दीवार हो सकती है, फर्श भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी यहाँ दीवार है तो हम लिखे दे रहे हैं दीवार का क्षेत्रफल अपॉन एक ईंट का क्षेत्रफल, ये है। तो निकाल दो, सॉरी क्षेत्रफल काय के लिए, आयतन निकालेंगे ना, ईंट की बात है ना। रुक जाओ, आयतन की बात है तो आयतन करना है, आयतन क्षेत्रफल काय, आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो तो फिर कहाँ क्षेत्रफल पे बात कर रहे हैं, और यहाँ तो आयतन की बात हो रही है। तो लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है, रख दो। अच्छा ये मीटर में है, ये कहानी सेंटीमीटर की है, तो या तो इन्हें मीटर में बना लो या इन्हें सेंटीमीटर में बना लो। तो हम क्या करेंगे, ये जो लंबाई दे रखी है इसको हम क्या कर लेंगे, ये बन जाएगी 800 सेंटीमीटर, ये बन जाएगी 600 सेंटीमीटर, ये बन जाएगी 2250 सेंटीमीटर बन जाएगी। 100 को गुणा कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या लिख दो, 800 गुणा 600 गुणा 2250, ये सब सेंटीमीटर में होगा। नीचे तो आपको पता है 25, 11.25 गुणा 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। अब ये काम तो हम नहीं करेंगे कि इसको सॉल्व करें, दशमलव हटा देना, 2 जीरो बढ़ा देना, ठीक है, और 25 के पहाड़े से, जिसकी पहाड़े से कट रहे हो उसको काट पीट देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका हम आंसर आपको बताए दे रहे हैं 64,000। इसको सॉल्व करेंगे तो 64,000 ईंटें आएंगी, ठीक। इसको सॉल्व कर लेना। 1125 का दूना करोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक। और 25 चौको 100 कट जाएगा, ये 6 से 1000 कट जाएगा, तो 8 × 8 64 बच जाएगा। काट दें, काटे दे रहे, देखो ये 2 बार कटा, ठीक, ये 100 बार कटा, ठीक, ये 25 चौको 100 कटा, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 चौको 64, 64 तो ये आ गए, 2 बिंदी ये आ गई, 1 बिंदी ये आ गई। इतना आसान होता है, देखने का नजरिया होना चाहिए बस। बहुत बढ़िया, बच्चे अपना आंसर बता रहे हैं, कितने शांति से बैठे हुए हैं, देखिए। चलिए अब एक आध सवाल बेलन पर हो जाए, क्योंकि आप लोग कह रहे होंगे क्या ये लास्ट के 2 सवाल तो इस टॉपिक से है ही नहीं जो हम लोगों ने अभी इतना किया था। चलो लिखो सवाल एक अच्छा सा। एक वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो उनका जो है उनके लिए भी हम बोल देंगे। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि
किसकी बात हो रही है यहाँ पर? एक सिलेंडर है, उसके लैटेरल सरफेस एरिया की बात हो रही है। कितना है? 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो वर्ग सेंटीमीटर क्यों लगा है? क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है, और जब आयतन होता है तो क्या लगता है? क्यूब लगता है ना। तो यूनिट्स का विशेष ध्यान रखा करो कि यूनिट्स कैसे काम करती हैं। तो एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? तो सवाल क्या कह रहा है? देखो सवाल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच का मान दे रखा है कितना? दे रखा है बताना थोड़ा सा, 16 सेंटीमीटर। आदत हमारी वही है ऑफलाइन वाली, बच्चे बोलते रहते हैं इतना, तो हमें वही है बताना थोड़ा सा। हमें क्या पता, पलट के हमें बोलना है, हम बोल देंगे, अगर बच्चे बोल देंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगी क्लास। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने आपको चिल्ला कर परसों के लेक्चर में, मतलब फर्स्ट लेक्चर में, फिर सेकंड लेक्चर में आपको फॉर्मूले निकालने सिखाए। पहली लेक्चर में हमने आपको वक्र पृष्ठ बताया था क्या होता है, परिमाप का गुणा ऊंचाई में कर दो तो वक्र पृष्ठ बन जाता है, बताई थी बात। फिर हमने जब बेलन का वक्र पृष्ठ पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि बेलन कैसा होता है। बेलन में हमने कहा था चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते चले जाओ तो एक अब सर्कल बनता हुआ दिखाई चला जाएगा। तो आपको कैसा लगेगा देखने में? वो बेलन वृत्त जैसा लगेगा। तो वृत्त का परिमाप ले लो यानी कि 2πr, और गुणा करा दो ऊंचाई से तो h, तो क्या बन जाएगा? 2πrh। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πrh होता है। इसको बराबर रखो 1056 के। यहाँ पर 2 पाई का मान होता है 22/7, r का मान पता नहीं है, निकालना है, h का मान है 16 बराबर है 1056। देखो जब इस तरीके की कैलकुलेशन आती है तो आपका दिमाग काम करना चाहिए कि किससे कटेगा, क्या कटेगा, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। तो काटो पीटो आंसर निकाल लेना है इसका कि कैसे निकलना है। सोलह से काट दें, कट जाएगा ये। बाईस से काट लो, 11 से काट लो, जिससे छोटी छोटी संख्या से कटे काट देना, आंसर आ जाएगा। तो 11 दूनी 22 काटा, 11 से ही कटेगा, हाँ कटेगा। देखो विभाज्यता का नियम पढ़ा हो अपने, सम और विषम स्थानों को जोड़ दो तो आ जाता है। तो कितना आ जाएगा? 11 9 99, कितना बच्चा? 6 11 छक्का 66, 16 85 16 छक्का 96, 2 दूनी 4 4, 2 से कट जाएगा ये 3 बार। तो आंसर आ जाएगा आपका 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो गया। यही आ रहा होगा आप सभी का आंसर मिला लीजिए, है ना। तो हम देख लेते हैं और कुछ सवाल आपके लिए हों अगर, हाँ एक आध सवाल और लगाइए, कुछ कम से कम 10 सवाल तो लगा के जाइएगा आज, है ना। जो आए हैं, जो बैठ गए हैं, तो फिर अब लगा ही लीजिए। एक सिंपल सा लगाओ। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई
और ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सा है, लग जाएगा। आप लोग कमेंट में आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं, ये रिकॉर्डेड है ना। तो अब जितने भी सवाल लगाए उनके आंसर कमेंट में दे के जाएं। पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये, तीसरे का आंसर, तो मुझे पता चलेगा हाँ कि आप लोग सवाल लगाते हैं, है ना। तो 2πRH सीधा सीधा सवाल है। वक्रपृष्ठ की बात हो रही है, वक्रपृष्ठ ये रहा 2 22/7। R की वैल्यू कितने दे रखी थी 14, तो 14। H की वैल्यू है 25, लगा दो। 7 दूनी 14। तो देखो अब आप इनका गुणा करके 25 से करेंगे तो गड़बड़ लगेगा। देखो 2 दूनी 4 कर दो और 4 गुणा कर दो 25 में, तो 25 चौको 100, 100 का गुणा होगा 22 में, तो 2200। कोई दिक्कत? ऐसे कर लिए जाते हैं। ये स्पीड वैल्यू करती है एग्जाम में, खासतौर पे मेंसुरेशन, क्योंकि मेंसुरेशन में अभी तो हम चलो लैंग्वेज और जो नंबर्स हैं वो सिंपल से ले रहे हैं। आज की जो अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें जो नंबर हैं वो दशमलव में आ जाते हैं, थोड़ा टफ बनाने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे कैलकुलेशन में फंसे। तो हमारा जो है आप लोगों से यही कहना होगा कि आप लोग जो है कैलकुलेशन घर पे करते रहा करो। कैलकुलेशन जितना ज़्यादा करोगे उतनी शार्पनेस आएगी। कंसेप्ट आपका क्लियर है, फॉर्मूला आपको आता है, सॉल्यूशन आपने कर रहे हैं, और यदि आपकी कैलकुलेशन यदि स्लो है तो भी आप फेल हो जाओगे, है ना। और कैलकुलेशन अगर आपकी तेज है और आपको कंसेप्ट नहीं आते तो भी आप फेल हो जाओगे। इसलिए दोनों को साथ में लेके चलना है, कंसेप्ट भी याद करने हैं और कैलकुलेशन भी अच्छी करनी है। कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए कोई भी सिंप्लीफिकेशन की शीट जो है आजकल मिल जाती है, अब प्रैक्टिस करते रहा करें। अब एक सवाल शंकु का लगाते हैं। सवाल देखो, एक लंब वृत्तीय शंकु, एक लंब वृत्तीय इसलिए होता है क्योंकि शंकु जब आप देखते हैं तो शंकु की आकृति ऐसी होती है। तो लंब वृत्तीय का मतलब यहां से ये दो लंब बन रहा है ना, ये बहुत से लोगों को तो भाषा पता ही नहीं रहता है कि उसने बोला लंब वृत्तीय शंकु लिखा है, बोले ठीक है, उसका महत्व होता है। देखो लंब वृत्तीय शंकु क्योंकि 90 डिग्री बनाएगा, ये ऐसा शंकु है जो ए से जब ओ तक जाता है तो यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इसलिए कहा जाता है लंब वृत्तीय शंकु। तो एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या 7 है और हाइट जो है 18 सेंटीमीटर है। तो क्या ज्ञात करना है? तो लंब शंकु का आयतन ज्ञात करो। शंकु का आयतन ज्ञात करो। यदि आपने हमारी पहली और दूसरी क्लास ली है, हम बार बार पहली दूसरी क्लास का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ फॉर्मूले नहीं बता रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि फॉर्मूले लिख दे रहे हैं, क्या चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है। आप जाइए पहली और दूसरी क्लास को अच्छे से देखिए। हमने वहाँ केवल और केवल फॉर्मूले ही समझाए हैं, कैसे बनते हैं, एक एक चीज बताई है। यहाँ लिखा है अभ्यास, लेक्चर 3 है, तो अभ्यास कर रहे हैं हम लोग घन, घनाव, बेलन और शंकु के कुछ प्रश्न होगा कि प्रश्न बनते कैसे हैं। फॉर्मूले तो हमने देख लिए कि प्रश्न बनते कैसे हैं, एक बार इसको भी देख लिया जाए। तो हमने आपको बताया था कि एक बेलन में 3 शंकु बनते हैं। यदि आपको बेलन का आयतन पता है तो आपको शंकु का आयतन पता चल जाएगा कि उसका 1/3 कर दीजिए।
तो शंकु का आयतन हम यहाँ ये लिखे दे रहे हैं कि आपको याद है तो आपने सवाल कर लिया होगा अभी तो पता है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप मेरे लगाने से पहले करके बैठ चुके होंगे, केवल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे या यहाँ वहाँ ताका झाकी कर रहे होंगे कि सर लगा रहे, तब तक हम कुछ यहाँ वहाँ देख लेते हैं। ठीक, तो कितना बचा है यहाँ पर 42 का गुणा कर देना 22 में, आंसर आ जाएगा 22 दूनी 44 की 4, अच्छा 4 22 चुको 88, 88 में जो है 4 जोड़ दो तो कितना बनेगा 92, तो 924 मात्रक का ध्यान रखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब बनेगा क्योंकि बात यहाँ आयतन की है। कितना ही आ रहा है आंसर, मिला लेना भाई, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का मामला 22 दूनी 44 ही है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ है क्या, आंसर जो है मैच नहीं कर रहा है क्या? 7 गुणा 7 18 था, 7 से 7 कटा, 3 5 15, 3 6 18 कटा, ठीक है, और 6 7 जो है 42 हुआ, ठीक, 42 गुणा 22 और कुछ था, 22 दूनी 44 की 4 गया, हासिल 4 आया, 22 चौको जो है 88 गया, 88 और हासिल 4 थी तो 88 और 4 92, कहीं गड़बड़ है क्या? ठीक है, चलिए, नहीं सही है, ठीक, रफ कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही था। चलिए अगला देखते हैं, सवाल लिख लीजिए, सवाल बोले दे रहे हैं, एक सवाल और लगाइए। एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर को कॉमा लगाओ 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंदों में बदला जाता है। 4 सेंटीमीटर व्यास, व्यास मतलब त्रिज्या का दुगना, व्यास होता है डायमीटर, 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंदों में बदला जाता है, तो ऐसी गेंदों की संख्या क्या होगी? देखो भाई, एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब भी किसी भी चीज़ को पिघलाकर कोई अन्य चीज़ बनाई जाए तो एक चीज़ कभी नहीं बदलती, उसका वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। तो शंकु को पिघलाकर क्या बना रहे हैं हम लोग? गेंद बना रहे हैं। अब समस्या इस बात की है कि हमने सवाल करवा तो दिया, लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया कि इसमें जो है गेंद बना रहे हैं और गेंद होती है गोल, गोल होती है तो उसमें आता है गोला, और गोला हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। तो अभी हम सूत्र का प्रयोग तो कर लेंगे, लेकिन कल हम गोले का फॉर्मूला आपको विस्तृत तौर पे समझाएंगे, अभी सिर्फ इतना देख लो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या दे रखा है सवाल में? सवाल में उन्होंने कहा है कि एक शंकु है, शंकु को पिघलाकर क्या बना रहे हैं? गेंदें बनाई जा रही हैं। कितनी गेंदें बनाई जा रही हैं? हमने मान लिया n गेंदें बनाई जा रही हैं। ऐसे करेंगे, बस यही कर लो। तो शंकु का आयतन लगा दो यहाँ पर 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर n गुणित गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसकी त्रिज्या अलग है तो 1 2 पाई से पाई तो कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इतना तो हमने पहले ही कर लिया। अब त्रिज्या देखो, शंकु की त्रिज्या कितनी थी? शंकु की त्रिज्या थी 20, तो 20 गुणा 20, h कितना था? 10,
और यहाँ n गुणा कितना है 4 और r कितना दे रखा था, 4 सेंटीमीटर व्यास था क्या, हाँ 4 सेंटीमीटर व्यास था। तो इसका व्यास जो है 2r की वैल्यू दे रखी है कितना 4, तो 2 दूनी 4, तो त्रिज्या कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। तो कितना रख देंगे यहाँ पे 2 की घाते 3। तो काट पीट लो जो कुछ कट रहा हो। तो पहले इसको 4 पंचे 20 इतना तो हमने काट लिया। तो कितना बन जाएगा ये 5 दूनी 10, ये 1 0 0 और इतना कितना बन जाएगा n गुणित ये बन जाएगा 8। तो n बराबर कितना आ जाएगा 1000/8। बताओ कितना जाएगा 125। 8 एकम 8, 2 बचा 8 दूनी 16, 8 पंच 40। तो कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं 125 गेंदें बनाई जा सकती हैं। तो ये सवाल समझ में आया कि मामला क्या है। मामला ये है कि एक शंकु है, बड़ा सा शंकु होगा, उस शंकु को हमने पिघला दिया और पिघला के हमने छोटी 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 गेंदें बना ली। तो एक चीज कभी नहीं बदलती, जो पिघला हुआ जो लिक्विड है वो किस में तब्दील हो गया, गेंद में तब्दील हो गया, गोले में तब्दील हो गया। तो क्या चीज नहीं बदली, उसका वॉल्यूम नहीं बदला। जो पहले था पिघल जाने के बाद जो दूसरी आकृति बनेगी वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के। लेकिन कितनी गेंदें हमें नहीं पता, कितनी गेंदें बन रही हैं। तो n गुणा इतनी गेंदें। तो गेंद कैसी होती है, गोल होती है, तो यहाँ पर गोले का आयतन लग जाएगा। तो 4/3 πr क्यों होता है, अभी याद कर लो, कल समझाएंगे कैसे आता है। 1/3 πr²h। तो ये हो गया। तो n की वैल्यू आ गई 125। तो मुझे उम्मीद है कि अब इतना सफिशिएंट होना चाहिए, नहीं थक जाएंगे आप लोग। अभी हम लोग एक काम और करेंगे, जैसे कल कुछ फॉर्मूले लगाएंगे, परसों उसके जो है अगले जो लेक्चर आएंगे हमारे उसमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह करवा देंगे। फिर एक काम हम करने वाले हैं कि ऑनलाइन वालों के लिए सुविधा कर देंगे। वैसे तो यहाँ सीट बढ़ती है, ऐसी कुछ सीट होती है हमारी, ये सीट जो है बढ़ती है, बच्चों को मिलेगी। यहाँ पे जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं मिशन मंत्रा कोच में हम लोग जो है ऑफलाइन पढ़ाते हैं। जिला जालौन उत्तर प्रदेश और तहसील हमारी कोच है, यहाँ से हम पढ़ाते हैं। ऑफलाइन हमारी क्लास चलती है तो सीट दी जाती है। लेकिन आपके लिए हम इतना कर देंगे कि हम टेलीग्राम चैनल बना देंगे, उस पर जो भी हम पढ़ाएंगे उसका एक PDF आपको हम दे दिया करेंगे। तो आप सारे सवाल जो है वहाँ से लगा लिया करो। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले लेक्चर में करेंगे। लेक्चर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म और पिरामिड के फॉर्मूले पढ़ेंगे। ओके, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।